दिसंबर की वो हाथ पैर कपकपाने वाली ठंड की रात थी। बादल भी ऐसे गरज रहे थे मानो जैसे ठंड के साथ बारिश भी आने की ये चेतावनी दे रही हों। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पे बने पुराने चाय की दुकान से गरम गरम भाप उठ रही थी और उसी पुराने दुकान के पास दो दोस्त बैठे थे, हरिया और धनीराम। धनीराम, तूने सुना है ना? कहते हैं वो इस साल फिर लौटने वाला है। हर बारिश की पहली बूंद के साथ उसकी परछाई वापस आ जाती है। मैंने कल रात वापस लौटते समय अपने पीछे किसी की चलने की आहट महसूस की थी और कदमों की आवाज भी सुनी थी। कसम से कोई था बहुत पास, इतना कि लगा कान के ठीक पीछे कोई बर्फ जैसी ठंडी उंगली फेर गया हो। हरिया, तू ये बात मत कर यार। मुझे ये सब सुनकर ही दिल की धड़कन तेज होने लगती है। मैं सच बताऊं तो मैं जब छोटा था तभी से सुनता आया हूं कि वो राक्षस केवल बारिश में ही बाहर निकलता है। कहते हैं उसके पैर उल्टे होते हैं और उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं बल्कि किसी भूखे जंगली जानवर की जैसी होती है जो शिकार के लिए निकला हो। और सबसे रूह को कपा देने वाली बात, वो किसी को दिखाई नहीं देती जब तक कि वो उसी का नाम ना ले। तू तो नाम की बात ही मत कर यार, प्लीज मत कर। पिछली बार गांव के उस बूढ़े पंडित ने कहा था कि बारिश की पहली रात में अगर तुम्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे तो चाहे कितनी हिम्मत हो पीछे मत देखना। जो पीछे देखता है वो इंसान रह ही नहीं पाता। और पता है, उस रात मैंने भी किसी के कदमों की आहट सुनी थी। मेरा दिमाग कह रहा था कि पीछे देख लूं कि कौन है, पर मेरे दिल ने बोला कि अगर मैंने पीछे देखा तो ये मेरी आखिरी रात होगी और मैं वहां से भागकर घर चला गया। लेकिन वो आवाज आज भी कान में अटकी हुई है, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा हो और मेरी तरफ देखकर एक अनजानी मुस्कान दे रहा हो। हरिया, ये राक्षस का आखिरकार इरादा क्या है? ये क्या करना चाहता है? हर साल बारिश में क्यों लौट आता है? कोई तो बात रही होगी, कोई अधूरा काम, कोई वाक्या या किसी की चाह में। आखिर कोई भी रूह बिना कोई मतलब के वापस नहीं आती। मेरे पिताजी कहते थे वो किसी आदमी को ढूंढ रहा है और हर उस इंसान के पास जाता है जिसकी परछाई में उसे वो दिखता है। मतलब वो हम सब में किसी न किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो और गलती से जिस पर उसका शक हुआ उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता हो। ये हवा अचानक भारी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक धनी रात के पास से किसी के कांपते कदमों की आवाज आई। धनीराम, बेटा जल्दी घर चल। तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा खराब, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। धनीराम का दिल तेज धड़क उठा, उसकी सांसें रुकने सी लगी। वो चौंक गया, डर गया और बिना कुछ पूछे तेजी से गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भागा। प्रिय, क्या हुआ तुम्हें? पापा आए थे? क्यों कह रहे थे कि तुम बहुत बीमार हो? तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी पत्नी, जिसे वो प्रिय बुलाता था, बिस्तर पर लेटी हुई थी। चेहरे पर एक अजीब सी सफेदी, जैसे किसी ने पूरा खून की चूस लिया हो। होंठ काले और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई पुरानी याद उसे सताने आ गई हो। धनीराम, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा समय आ गया है। जिस बारिश में आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी का अंत हुआ था, उस बारिश की बूंद फिर लौट आई है। मुझे महसूस हो रहा है इस साल शायद मैं भी चली जाऊं। धनीराम घबरा गया, पर हिम्मत जुटाई और बोला, प्रिय, तुम चिंता मत करो। मैं अभी हरिया के घर जाता हूँ और बैलगाड़ी का इंतजाम करता हूँ और हरिया को भी साथ ले चलूंगा ताकि रास्ते में कोई परेशानी हो तो हम दोनों लोग मिलकर संभाल लें। धनीराम की पत्नी बस उसे जाते हुए देखती रही, मानो उसकी आंखों में हजारों अधूरे डर तैर रहे हों। बारिश की उस ठंडी हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। सड़क सुनसान था, ना कोई आदमी, ना कोई पशु पक्षी। पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से जमीन पर बन रही थीं, मानो जैसे एक गलत कदम और आप इस मिट्टी की जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे। रास्ते में एक बूढ़ा जाना पहचाना आदमी सामने खड़ा था। मैंने उसे पहले नहीं देखा, तब भी मानो जैसे उसके साथ कोई गहरा रिश्ता हो। बेटा, इतनी रात को जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? लगता है कदमों में डर है और आंखों में जल्दबाज। मेरी प्रिय, मेरा मतलब मेरी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अपने दोस्त हरिया को बुलाने जा रहा हूँ। दोनों मिलकर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। जी,
बेटा पूरे रास्ते में संभल कर जाना। ये बारिश की बूंदें सिर्फ बूंदें नहीं हैं। कहते हैं हर साल जब बारिश पहली बार दस्तक देती है, ये राक्षस लौट के आता जाता कौन सा राक्षस चाचा? है, जिसके बारे में हर कोई बातें करते हैं, जो 20 साल पहले तेरे प्रिय पत्नी के पिताजी को और उससे पहले आधे गांव को निगल चुका है, जिसके पैरों के निशान कभी मिटते नहीं और जिसकी तलाश हर बारिश में किसी नए इंसान की होती है। पता नहीं आज की रात वो किसे ढूंढ रहा होगा। धनीराम तेज कदमों से हरिया के घर पहुंचा। रात इतनी गहरी थी कि दरवाजे पर आवाज देने से उसकी अपनी ही गूंज वापस डरावनी होकर लौट रही थी। हरिया, हरिया दरवाजा खोल, मैं हूं धनीराम। अंदर एक हल्की सरसराहट हुई, फिर हरिया के पापा की भारी आवाज सुनाई दी। इस समय इतनी रात कौन हो सकता है, वो भी इतनी बारिश के मौसम में? रास्ते भी सुनसान हैं। जो कोई भी हो, दरवाजा मत खोलिए। आपको पता नहीं कितनी कड़क बारिश पड़ने वाली है। हर साल ऐसी बारिश में वो राक्षस लौट आता है, किसको लेकर जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दरवाजा मत खोलिए। हरिया ने माँ की बात सुनी, पर उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगेगी। माँ, ये भी तो हो सकता है कि किसी को मदद की जरूरत हो। आपने आवाज सुनी नहीं? कोई बेचैन लग रहा है। तभी बाहर से फिर खट खट की आवाज आई। हरिया दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी है। ये तो धनीराम की आवाज लग रही है। हाँ पिताजी, वही है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं बेटा, मत खोल। इतनी रात, इतनी ठंड, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो। ये डरने का समय नहीं है। अगर किसी को सच में मदद चाहिए तो डर के कारण हम इनकार नहीं कर सकते। हर बारिश में वो राक्षस आता है, ये सच है, लेकिन हर बारिश में इंसान भी इंसानियत दिखाएं, ये भी जरूरी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद हरिया के पापा ने कहा, जा बेटा दरवाजा खोल, और अगर धनीराम को मदद चाहिए तो उसके साथ जाओ। हरिया ने गहरी सांस ली और डरते हुए दरवाजा खोल दिया। बारिश की वो ठंडी सी हवा चली तो ऐसा लगा जैसे कोई तो जाना पहचाना झोंका था। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य चीज भी अंदर आई हो। धनीराम घबराया हुआ, आंखें लाल, सांसें भारी, जैसे वो भागते भागते आया हो। हरिया जल्दी चल, मेरी माँ प्रिय बीमार है, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। चल धनीराम, मैं तैयार हूँ। दोनों दोस्त धनीराम के घर की ओर लौटते हैं। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां भी किसी खतरे की तरह चरमराती थीं। दोनों दोस्त बिना रुके चलते रहे। रास्ते में कदमों के अलावा जैसे किसी तीसरे की फुसफुसाहट भी सुनाई देती थी। आखिरकार वे दोनों धनीराम के घर पहुंचे। धनीराम ने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा आसानी से खुल गया। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। प्रिय, मैं आ गया। प्रिय, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। बगल में रखी लालटीन बुझ चुकी थी। बिस्तर खाली था। उसकी पत्नी कहीं नहीं थी। हरिया धीरे धीरे अंदर आया। आंखें फैल गईं। धनीराम, तेरी प्रिय कहाँ गई? यार, किसी ने उन्हें बाहर तो नहीं ले गया? ठंडी हवा के बीच अचानक धनीराम के घर के पीछे से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन को घसीट रहा हो। दोनों के दिल धड़क उठे। धनीराम और हरिया अभी घर के अंदर इधर उधर देख ही रहे थे। कांपते हाथ, घबराया हुआ खड़ा था। बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? रात भी गहरी है और ठंड में तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हैं। काका जी, मेरी प्रिय कहीं नजर नहीं आ रही है। वो तो अभी इसी कमरे में थी। मैं बस हरिया को बुलाने गया था और जब वापस आया तो प्रिय, वो तो गायब है। गांव वाले काका का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो कोई बहुत बुरी आशंका उसके अंदर से टकराई हो। अरे ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? मैं खुद भी अपनी भैंस को ढूंढ रहा हूं। मेरी बेटी दुर्गा कह रही थी कि कोई बड़ी लोमड़ी आई थी और उसे लेकर चली गई। मैं तो उसी को ढूंढता यहां आया हूं। बारिश का मौसम है, लोमड़ी आना जाना करती है, पर तुम्हारी माँ की बात सुनकर दिल कुछ और ही कह रहा है। एक पल के लिए हवा खामोश हो गई, जैसे हवा भी डर गई हो। अब क्या करेंगे धनीराम? कहाँ ढूंढें? किस दिशा में जाएं?
बेटा, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पर हाथ पैर कांप रहे हैं। ये लोमड़ी नहीं है, ना भैंस का मामला है, ना तेरी पत्नी का अचानक गायब होना साधारण है। उसने जंगल की ओर देखा, जैसे जंगल को टटोल रहा हो। ये वही बारिश वाला राक्षस है जो हर साल पहले बारिश में लौटता है। लोग कहते हैं वो पहले कमजोर जानवरों को ले जाता है, फिर इंसानों पर नजर डालता है। तेरी पत्नी को भी शायद उसी ने ले ली है। अगर वो ले गया है तो कहाँ छिपाएगा मेरी प्रिय को? सुना है वो हमेशा सुनसान जगहों पर रहता है, जहां इंसानों का आना जाना ना हो, जैसे पुराना बरगद वाला पेड़, घाट की टूटी झोपड़ियां, उस सूखी नदी के पास का जंगल और सबसे खतरनाक कच्चे पहाड़ी के नीचे वाली गुफा। हमें इन सब जगहों पर जाना पड़ेगा। बेटा, तेरी पत्नी जिंदा है तब तक ही जब तक दानव उसे देख रहा है। चाहे जैसे हो, हमें ढूंढना ही पड़ेगा। काका जी, देर ना करें, चलो जल्दी अभी चलते हैं। तीनों बैलगाड़ी में बैठते हैं और ठंडी हवाओं से लड़ते हुए उन जगहों की तरफ निकलते हैं। पर याद रखना बेटा, इस रात जो चीजें दिखती नहीं वही ज्यादा खतरनाक होती है। धनीराम, हरिया और गांव का वो अनजान आदमी बैलगाड़ी में बैठकर तेजी से गांव पार करते चले जा रहे थे। गांव खत्म होते ही एक छोटा सा घना जंगल शुरू हुआ। पेड़ों की टहनियां ठंडी हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे जंगल खुद फुसफुसा रहा हो। बैलगाड़ी खड़खड़ाती हुई जंगल के बीचों बीच चल रही थी। अचानक सामने एक काई लगी टूटी फूटी वाली पुराना सा हवेली दिखाई दी। रुको, मुझे किसी के चलने की आवाज आई है। उन्होंने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। ये घर पीछे कई साल से बंद पड़ा है। पहले इसे कुछ लोग आना जाना करते थे, पर अब यहाँ तो कोई आता जाता तक नहीं। ये राक्षस की अगली चाल हो सकती है बेटा, संभल कर चलो। धनीराम की पत्नी यही होगी, वो राक्षस उन्हें वहां लाया होगा। तीनों लोग दरवाजे को धक्का देते ही घर के अंदर आ गए। अंदर बदबू और हर जगह धूल मिट्टी से भरी महसूस हुई। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी खिड़की और अंधेरा। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई गहरी परछाई जागी हो। वे भीतर बढ़ते गए और जैसे ही एक कमरे में पहुंचे। प्रिय, ये तो मेरी प्रिय है। कमरे के एक कोने में आग से बना हुआ एक बड़ा सा घेरा था। धनीराम की प्रिय पत्नी उसमें बैठी थी, सिर झुका हुआ। भाभी जी, आप यहाँ कैसे? भाभी जी, जवाब दो। पर धनीराम की पत्नी ने जरा भी सिर नहीं उठाया, जैसे बेहोश हो या किसी भय में जम गई हो। अचानक कमरे की हवा भारी हुई और एक अजीब सी बदबू अंदर फैल गई। हवेली में हल्का कंपन हुआ और फिर उस राक्षस की आवाज आई। अच्छा हुआ, एक साथ 4 का भोजन मिल गया आज। एक भयानक भूखे जानवर जैसी आवाज। दरवाजे की दरारों के बीच से एक लंबा काला उल्टे पैर वाला राक्षस अंदर आया। चेहरा धुंधला, आंखें आग जैसी और आवाज किसी भूखे जंगली जानवर के जैसी। गांव का वो अनजान आदमी आगे बढ़ा, कांपते हुए हिम्मत करके बोला, तू आखिर चाहता क्या है? क्यों हर बारिश में हमारे गांव को सताता है? क्यों लोगों को उठाकर ले जाता है? हाँ, क्योंकि ये सब तुम लोगों के कर्म का फल है। आज से ठीक 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह वहीं का एक साधारण व्यापारी था। मेहनत करता था, अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता था, लेकिन गांव के तुम लोगों ने मेरी हर चीज छीन ली। उसकी आवाज गूंजने लगी जैसे हवेली खुद हिल गई हो। मेरी जमीन हड़प ली, मेरा घर बार सब धोखे से मुझसे छीन लिया, मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और गांव की भीड़ ने मुझे पीट पीट कर मार डाला। मेरी लाश इस जंगल में फेंक दी गई, बिना जलाए, बिना दफनाए। उस दिन की बारिश मेरी आखिरी सांस थी और तभी से हर साल बारिश के मौसम में मैं लौट कर आता हूँ, उन्हीं लोगों को ले जाता हूँ जिनके कर्मों में मेरी चीखें दबी थीं। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। गांव का आदमी कांपते कांपते बोला, हमारी पीढ़ी में से किसी ने गलत किया होगा, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? और धनीराम की पत्नी का क्या कसूर? उन्हें जाने दो, मेरी जान ले लो, पर इन्हें छोड़ दो। वो भयानक राक्षस कुछ सेकंड चुप रहा। उसके चेहरे का धुंधलापन धीरे धीरे कम हुआ, आंखें बुझी हुई राख जैसी हो गईं। मैं बदला लेने आया था, मासूमों को खाने नहीं, और ये सच्चाई तुम सबको बताने के लिए इस औरत को लेकर आया था। उसने धीरे से उस आग से बने घेरे को मंत्रों की मदद से हटाया।
वो आग से बना घेरा धीरे धीरे गायब हो गया। धनीराम, अपनी प्रिय पत्नी को ले जा। आज की रात मैं किसी को नहीं मारूंगा। मेरी सीने में जलती हुई आग अब शांत हो गई है। लेकिन याद रखना, अन्याय की बारिश सबसे खतरनाक होती है, वहीं वापस लौटती है हर बार, हर साल। इतना कहकर राक्षस धीरे धीरे धुएं की परछाई में बदल गया और हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से बाहर निकल गया। तीनों पीछे देखते रहे, पर वो कहीं नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा और हवेली की दीवारों पर गूंजती उसकी आखिरी खड़खड़ाहट।